बड़ों को नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। द नरेटिव की इस नई वीडियो सीरीज भारत टॉक्स विद आरुषि के तीसरे एपिसोड में मैं आरुषि मालवानी आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम इस सीरीज के वीडियो हर शुक्ल पक्ष की एकादशी को अपलोड करेंगे, तो इसीलिए आज कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि देव प्रबोधिनी एकादशी को हमने अपनी इस वीडियो सीरीज का ये तीसरा वीडियो रिलीज किया है। और मैंने हमारे पहले एपिसोड में आपको हिंट दी थी कि हमारे अगले वीडियो खेती से क्लोज रिलेटेड साइंसेस यानी कि साइंस ऑफ प्लांट लाइफ और साइंस ऑफ एनिमल लाइफ पर होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पशु आयुर्वेद पर यानी कि साइंस ऑफ एनिमल लाइफ पर, जिसे आज वेटरनरी साइंस भी कहा जाता है। पर इससे पहले कि हम इस टॉपिक पर बात करें, आप तो हमारी परंपरा जानते ही है, तो चलिए बात करते हैं आज के एकादशी के बारे में। तो आज हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग 8वें महीने कार्तिक के शुक्ल पक्ष का 11वां दिन है। इसे कार्तिक शुक्ल एकादशी या कार्तिक सुदी 11 भी कहते हैं। इसे देव प्रयोगी एकादशी भी कहते हैं। देव प्रयोगी दो शब्द से बना है, देव और प्रयोग। देव का अर्थ हुआ भगवान और प्रबोधन का अर्थ होता है जागना। तो ऐसी हिंदू मान्यता है कि 4 महीने पहले आषाढ़ में देवशयनी एकादशी के दिन सोए गए भगवान विष्णु आज के दिन जगते हैं और फिर 4 महीने की बारिश के मौसम में बंद हुए सारे मंगलिक और शुभ कार्य आज फिर से शुरू होते हैं। आज के दिन पूरे भारत में तुलसी विवाह भी मनाया जाता है। तुलसी के पौधे को हिंदू बहुत पवित्र मानते हैं, यहाँ तक कि तुलसी का पौधा तो हिंदू घर की पहचान है। अतः उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने का ये दिन है। हमने पहले देखा भी था कि कैसे हिंदू सभी में ईश्वर मानकर प्रकृति के हर स्वरूप को पूजते हैं। तो तुलसी विवाह भी ऐसी एक परंपरा है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एकादशी की बात। अब हम चलते हैं अपने आज के विषय यानी कि भारत में वेटरनरी साइंसेस की तरफ, जिसे भारत में पशु आयुर्वेद कहा जाता था। भारत में खेती का 10,000 सालों का इतिहास है और खेती के काम में जानवरों की मदद लेने के पहले एविडेंसेस भी भारत में ही मिलते हैं। जब हम पशुपालन या एनिमल हस्बेंड्री की वेल डेवलप्ड स्टेट के एविडेंस की बात करते हैं तो वो हमें आज से कम 6,000 साल पहले लेकर जाते हैं। इसके बाद 2500 की हड़प्पन साइट्स भी हमें काफ़ी एविडेंस देती है। अब यदि हम वैदिक पीरियड की ओर चले तो देखते हैं कि ऋग्वेद के समय कई पशुओं को वो पाल रहे थे। अश्व या घोड़ा और गौ या गाय दो प्रमुख जानवर थे। गाय को तो वैदिक लोग सौभाग्य और संपत्ति मानते थे। अथर्ववेद में पशुओं के बिहेवियर, उनमें होने वाले बीमारियां और उनके इलाज से जुड़ी कई इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दी गई। और इस डेवलपमेंट के पीछे का मेन मोटिवेशन था कि मानव और जीव जंतु सब एक ही परिवार के हैं, तो सबके भले में ही सबकी भलाई है। और भारत में प्लांट्स और एनिमल्स की भी चिंता करने की कितनी लंबी ट्रेडिशन रही है। हमारे यहाँ वेटरनरी साइंसेस में भी कई स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस रही है, जैसे हाथियों के लिए हस्य आयुर्वेद, घोड़ों के लिए अश्वायुर्वेद, गायों मवेशियों के लिए यानी कि कैटल के लिए गवायुर्वेद या गो आयुर्वेद और बहुत कुछ। लगभग 300 BC मतलब आज से लगभग 2300 साल पहले में मौर्यन एरा में चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री चाणक्य के द्वारा लिखे गए कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी वेटरनरी साइंसेस से जुड़ी कई इंफॉर्मेशन राज्य के एग्रीकल्चरल ऑफिसर्स को दी गई डायरेक्शन के फॉर्म में मिलती है। खैर, पशु आयुर्वेद या वेटरनरी साइंस को ही कंप्लीटली डेडिकेटेड पहला शास्त्र शालिहोत्र संहिता के रूप में हमें मिलता है। ये पूरी दुनिया में वेटरनरी साइंस पर लिखा गया पहला ग्रंथ है। इसी कारण शालिहोत्र को फादर ऑफ वेटरनरी साइंस भी कहा जाता है। और तो और भारत में एक समय पर वेटरनरी साइंस को शालिहोत्र शास्त्र या शालिहोत्र विद्या के नाम से जाना जाता था। शालिहोत्र का स्पेशलाइजेशन घोड़ों पर था। इससे हम ये भी अंदाज लगा सकते हैं कि शालिहोत्र के पहले भी हमारे यहाँ वेटरनरी साइंस एक डेवलप्ड साइंस था। शालिहोत्र संहिता के अलावा अश्वायुर्वेद या हयायुर्वेद भी शालिहोत्र का एक ट्रीटीज है। इसमें शालिहोत्र ने घोड़ों की एनाटॉमी, मेडिसिन, स्पीशीज जैसे सभी सब्जेक्ट्स पर डिटेल में लिखा है। एक ऐसा ही ग्रंथ मिलता है पशु आयुर्वेद। इसकी एक पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट मिलती है तेलुगु भाषा में और उसमें एक संस्कृत टेक्स्ट सहदेव पशु आयुर्वेद को मेंशन करते हुए लिखा गया है कि ये मैन्युस्क्रिप्ट उस संस्कृत ग्रंथ का ट्रांसलेशन है।
और आप ये जानकर हैरान होंगे कि ये सहदेव महाभारत के 5 पांडवों में से जो सबसे छोटा भाई है ना, वो थे। यदि आपने महाभारत पढ़ी या सुनी होगी तो आपको पता होगा कि नकुल घोड़े के और सहदेव कैटल्स के एक्सपर्ट थे। इन दोनों पांडवों ने अपने अपने स्पेशलाइजेशन की फील्ड में एक एक ग्रंथ लिखे थे, जिनमें से सहदेव का लिखा पशु आयुर्वेद आज भी अवेलेबल है। इसी तरह पालक्य ऋषि ने हाथियों से जुड़ा टेक्स्ट हस्ती आयुर्वेद लिखा था। हाथी को संस्कृत में हस्ती या हस्तन कहा जाता है। इन ग्रंथों में अपने अपने सब्जेक्ट एरिया से जुड़े कई और भी एंशिएंट टेक्स्ट के रेफरेंस मिलते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अब अवेलेबल नहीं है। इन ग्रंथों में लिखी बातों को मॉडर्न टर्मिनोलॉजी से समझने के लिए NIIMH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज ने काफ़ी कोशिश की है, जिसमें उनकी टीम को काफ़ी ज़्यादा सक्सेस भी मिला है। खैर, ये तो रही इन ग्रंथों की बात, लेकिन क्या आपको पता है कि काफ़ी एंशिएंट टाइम से ही हमारे यहाँ एनिमल्स के लिए हॉस्पिटल्स भी बनाए जाते थे। मैंने अभी आपको मौर्यन एम्पायर के पहले एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य के प्राइम मिनिस्टर आचार्य चाणक्य के कौटिल्य अर्थशास्त्र में वेटरनरी साइंस की इंफॉर्मेशन मिलने की बात कही थी। उस टेक्स्ट में उन्होंने एनिमल्स के लिए हॉस्पिटल बनाने और उनकी देखरेख और मैनेजमेंट के लिए एक ऑफिसर अपॉइंट करने की बात की है। यही बात हमें चंद्रगुप्त के ग्रैंडसन यानी सम्राट अशोक के स्टोन इंस्क्रिप्शंस में भी मिलती है। इन इंस्क्रिप्शन में पता चलता है कि सम्राट अशोक के समय में सैकड़ों वेल इक्विप्ड वेटरनरी हॉस्पिटल्स खोले गए थे। अगेन, ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा वास्ट और इंटरेस्टिंग है। वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो, इसीलिए मैंने सब कुछ आपको शॉर्ट में ही बताया है, लेकिन आपको इससे ये अंदाज तो लग ही गया होगा कि हमारी संस्कृत और तेलुगु भाषा में लिखे गए ग्रंथों में कितना विज्ञान छुपा है। तो हमने 3 एपिसोड में खेती से क्लोज रिलेटेड साइंस जैसे वेटरनरी साइंसेस या जानवरों का इलाज और प्लांट पैथोलॉजी या पौधों की बीमारियों पर भारत में जो काम हुआ है उसे देखा है। पर सबके साथ अपना ख्याल रखना भी तो ज़रूरी है ना, और हमारे एंसेस्टर्स इसमें भी दुनिया से कई आगे थे। तो इसीलिए अगले वीडियो में हम आयुर्वेद पर बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे मेडिसिन और सर्जरी दोनों ही एस्पेक्ट्स में भारत का मेडिसिनल साइंस अपने कंटेम्पररीज से कितना एडवांस था। तो दोस्तों, अब मैं आपको मिलूंगी अगले महीने, पर जाते जाते मैं आपके साथ शेयर करने वाली एक ऐसी टैक्टिक जो हम लोग को हर एक सक्सेसफुल लीडर में मिलती है। इस वीडियो में हम लोग ने चाणक्य जी की बात की थी और हमने उनके लिखे हुए कौटिल्य अर्थशास्त्र की भी बात की थी। तो इस अर्थशास्त्र में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कह सकते हैं, वो है आनविश की, यानी कि विच ट्रांसलेट इनटू स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, द आर्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। अब ये स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है क्या? तो एक ऐसी एबिलिटी है या एक ऐसी क्वालिटी है जो हर एक लीडर में होनी चाहिए। एक ऐसी एबिलिटी है जो विच परमिट्स अस टू सी द सिचुएशन इन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। जो भी सिचुएशन शुरू है उसे हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, जो भी कंपोनेंट्स है उसे इंटरैक्ट करते हुए देख सकते हैं, और उसी बेसिस पे हम एक डिसीजन लेंगे, और ये डिसीजन हमारे लॉजिकल माइंड से देंगे, इमोशनल माइंड से नहीं। तो मैं आपको इसे अच्छे से समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लेती हूँ। चेस बोर्ड। तो जो चेस बोर्ड है, हम लोग जब भी चेस खेलते हैं तो हम वो जो फाइट है उसको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। ये जो सभी कंपोनेंट्स है वो हमारे कोई इमोशनली अटैच नहीं है, दे आर लॉजिकल कंपोनेंट्स इन द गेम। तो हम इन कंपोनेंट्स को इंटरैक्ट करते हुए देखते हैं, और फिर हम हमारा नेक्स्ट मूव उस कंपोनेंट्स के नेक्स्ट पिछली मूव के अकॉर्डिंग लेते हैं। इसका ये मतलब है कि हम लोग जो हमारे डिसीजन है वो हमारे लॉजिकल माइंड से लेते हैं, और हम लोग एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव को अंडरस्टैंड करते हैं, उसे समझते हैं, उन कंपोनेंट्स को स्टडी करते हैं और फिर एक डिसीजन लेते हैं। इसे हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। तो चाणक्य के अकॉर्डिंग एक ऐसी क्वालिटी है जो हर एक लीडर में होनी चाहिए रिगार्डिंग स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, यानी कोई भी सिचुएशन हमारी लाइफ में उसे हम चुटकी में खत्म कर सकते हैं ओनली इफ यू थिंक स्ट्रेटेजिकली, और वो डिसीजन हमेशा करेक्ट ही होगा। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हम आपको मिलेंगे अगले महीने, तब तक के लिए अपने और अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।